शुरू करते हैं। पाठ है 7वां, ठीक है। क्या नाम है पाठ का? भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। तो पहले पाठ का अर्थ ही समझते हैं। एक शब्द है भू आकृतियाँ। भू आकृति क्या होती है? धरातल के ऊपर जो आकृतियाँ बन गई हैं उनको भू आकृतियाँ कहते हैं, ठीक है। धरातल के ऊपर उच्चावच के कारण या पटल विरूपण के कारण, किसी भी कारण से जो आकृतियाँ बन जाती हैं उन्हीं को भू आकृतियाँ कहते हैं। अब इसमें जैसे क्या क्या हो जाएगा, मान लीजिए कहीं पर्वत है, पठार है या नदी की घाटी है, ठीक है। कहीं पे हिम की घाटी है, तो जो भी आकृतियाँ बन रही हैं तरह तरह की, या फिर पवन के अपर्दन से जो आकृतियाँ बन रही हैं उन्हीं के विषय में पढ़ना है, ठीक। तो ये हो गया कि भू आकृतियाँ क्या होती हैं, समझ में आया? भू आकृति का मतलब धरातल के ऊपर, पृथ्वी के धरातल के ऊपर विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। वह आकृति पवन वाले या मरुस्थल के क्षेत्र में अलग होंगी, नदी घाटी क्षेत्र में अलग होंगी, ठीक है, या समुद्र वाले क्षेत्र में अलग होंगी। कहीं टूटा फूटा पहाड़ है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, तो ये क्या हो जाएगी? भू आकृतियाँ, ठीक है। समझ में आया? अब कह रहा है इनका विकास, मतलब भू आकृतियाँ एवं उनका विकास। अब विकास का मतलब ये कैसे बनी है, ठीक है। इनका निर्माण की प्रक्रिया देखेंगे कि इनका निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है। तो समझ में आया? भू आकृतियाँ और उनका विकास, यानी भू आकृतियाँ जो है इनका विकास कैसे हुआ है, इसी को हम पढ़ेंगे कि भू आकृति क्या होती है। समझ में आ गया? अब हम देखेंगे कि भू आकृतियों का विकास कैसे होता है। तो भू आकृतियों का जो विकास होता है वह अपर्दन की क्रिया से होता है। अपर्दन पढ़ा दिए हैं। अपर्दन क्या होता है? चट्टानों का टूट फूट कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, यानी कि उसमें परिवहन एक महत्वपूर्ण गुण है कि नहीं, ठीक है। तो अपर्दन जो होता है उसके 5 कारक बताए थे, कौन कौन से? देखो, पहला बताए थे बहता जल, या इसी को हम क्या कह सकते हैं? नदी। दूसरा कारक क्या हो गया? पवन। तीसरा हिमानी, या इसी को हिम भी कह सकते हैं, ठीक है। हिम की नदी को हिमानी कहते हैं ना। पवन हो गया, हिमानी हो गया, फिर क्या हो गया? समुद्री तरंगे, ठीक है, समुद्री तरंगे। और एक क्या हो गया? भूमिगत जल। ये 5 कारक हैं। अब ये 5 कारक जो हैं यही भू आकृतियों का निर्माण करते हैं, यानी कि जो भू आकृतियों का विकास होता है इन्हीं कारकों के कारण होता है, ठीक है। लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के कारक सहायक होते हैं और उनसे अलग अलग आकृतियाँ बनती हैं। तो एक लिस्ट बनवा दे रहे हैं कि कहाँ पे कौन सा कारक सही होगा, उसकी दशाएं क्या होगी और कौन सी आकृति बनेगी, ठीक है। पहले 2 का आज देख लेते हैं, कल 3 का देखेंगे, ठीक है। नहीं तो ये समझाने का समय नहीं हो पाएगा। तो पहले देखिए अपर्दन का कारक। ये 5 लाइन बनाना है, कॉपी में उसी हिसाब से बनाइएगा, बनाते रहो। अपर्दन के कारक, ठीक है। ये जो कारक हैं ये किन दशाओं में काम करेंगी, या इनका पहले क्षेत्र लिख लेते हैं कि इनका क्षेत्र कौन होगा, जो विशिष्ट क्षेत्र होगा वो कौन सा होगा, और दशाएं क्या होंगी, ठीक है। और इनकी प्रक्रिया क्या होगी, मतलब किस प्रक्रिया से, अपर्दन की प्रक्रिया लिख लेते हैं। अपर्दन की प्रक्रिया। और अंत में लिखते हैं आधार तल, ठीक है। तो 2 कारक बस आज हम देखेंगे। एक देख लेते हैं पहला नदी, और दूसरा देख लिया जाएगा पवन के बारे में, ठीक है। तो नदी का क्षेत्र क्या होगा? उष्णकटिबंधीय
आर्द्र क्षेत्र, जहाँ पे वर्षा वर्ष भर होती है। ठीक है। दशाएं कैसी होंगी? ढाल वर्षा होगा। ठीक है। मतलब जल का स्रोत क्या हो सकता है? हिम, या हिम से पिघल के हो, या वर्षा द्वारा जल का स्रोत हो। ठीक है। हिम या वर्षा या सतही जल, मतलब हिम वही वर्षा का मतलब क्या हो गया? हिम हो गया, वर्षा हो गया, और यहाँ पे ढाल होना चाहिए। ढाल होना चाहिए कि नहीं? ढाल होना चाहिए। और या फिर कहीं और से सतही जल आ जाए, सतही जल, ये सारी दशाएं होनी चाहिए। हिम से पिघला हुआ जल, इसको लिख सकते हैं, थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगा। हिम से पिघला जल। ठीक, समझ में आया? अभी देख बता देते हैं और स्पष्ट कर देते हैं। अब प्रक्रिया क्या होगी? अपघर्षण, सन्निघर्षण, और अपघर्षण हो गया, सन्निघर्षण हो गया, और परिवहन। ठीक है। परिवहन कैसे होता है? उसमें लटक कर कण चलते रहते हैं। अभी समझा देते हैं इसका मतलब क्या है। और इसका आधार तल हो गया समुद्र तल। अब लिखना बंद करिए और इसको देखिए क्या है ये। ठीक, फिर अगला लिखेंगे, फिर लिखा जाएगा। अपर्दन के 5 कारक हैं, जिसमें से एक कारक क्या हो गया? नदी। यह किस क्षेत्रों में काम करेगा? उष्णकटिबंधीय आर्द्र क्षेत्र में। ठीक है। जहाँ पे वर्षा सबसे अधिक होती है, भूमध्य रेखा के जो आसपास का क्षेत्र है, एक क्षेत्र वहाँ, और जहाँ पे भी वर्षा होगी, जैसे मानसूनी वर्षा का भी क्षेत्र होगा, तो वहाँ पे। ठीक है। नदियों में इससे क्या होगा? वर्षा, ये आर्द्र क्षेत्रों में वर्षा से जल आएगा कि नहीं? ठीक है। हिम से पिघलने से जल आता है। जैसे भारत की बहुत सारी नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं, जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, तो ये सब हिम के पिघलने से भी जल प्राप्त करती हैं, वर्षा से भी जल प्राप्त करती हैं, और कहीं से और सतही जल आ जाए तो इससे भी जल प्राप्त कर लेंगी। ठीक है। तो इसमें अगर ढाल है तो जो है अपर्दन का कार्य होगा। ठीक है। और अपर्दन का कार्य होगा तो उसी से भू-आकृतियों का विकास होगा। यही पढ़ा है ना, यही पढ़ना है हमको, भू-आकृतियों का विकास। तो इसकी मतलब नदी, इसका क्षेत्र क्या होगा? उष्णकटिबंधीय आर्द्र क्षेत्र। इसकी दशाएं क्या होंगी? तो ये 4 दशाएं होंगी। ठीक है। इसको शब्दों में कैसे लिखना अभी हम बता दे रहे हैं। अब क्रिया कौन सी होगी? अपघर्षण, सन्निघर्षण और परिवहन। इसका अर्थ समझ लीजिए। अपघर्षण क्या होता है? जैसे अगर कहीं एकदम साफ पानी बह रहा है, उसमें एक भी कण नहीं है, तो है ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ को ठोकर मार के थोड़ा बहुत अपने साथ कण को ले जा पाएगी। ठीक है। लेकिन अगर उसी पानी में छोटे छोटे कंकड़ पत्थर के टुकड़े रहें तो छटक छटक के, मान लो ये कोई नदी बह रही है, इसमें कोई कंकड़ का टुकड़ा जिस पे लगेगा तो इतना थोड़ा सा कटेगा कि नहीं? फिर ये छटक छटक के मारते रहेंगे ज़मीन पे, तो ये कटता रहेगा, यानी घिस रहा है कि नहीं? जो इसमें कण हैं छोटे छोटे या टुकड़े हैं पत्थर के, वो सतह को घिसेंगे। इसी घिसने को ही अपघर्षण कहते हैं। फिर से समझो, नदी में छोटे छोटे कंकड़ पत्थर के टुकड़े बहते रहते हैं, वो समझो उसके हथियार हैं खुरचने के। किसको खुरचेगी? ज़मीन को। तो उसके खुरचने के हथियार हैं, और जो वही खुरच खुरच के जो अपर्दन करते हैं, इस क्रिया को क्या कहेंगे? अपघर्षण। समझ में आया? अब मान लीजिए नदी में कण हैं या टुकड़े छोटे छोटे हैं, आपस में भी टकराएंगे कि नहीं? आपस में टकराएंगे तो लड़ भिड़ के छोटे हो जाएंगे, घिस जाएंगे, तो उस क्रिया को कहते हैं सन्निघर्षण। ठीक है। और परिवहन का मतलब हो गया कि जो छोटे मोटे कण को काट ले जा रही है नदी, उसको परिवहित करके दूर ले जा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? परिवहन। ठीक है। इतना हो गया, समझ में आया? इतना ये हो जाएगा अपघर्षण, सन्निघर्षण और परिवहन। अपघर्षण और सन्निघर्षण पे टिप्पणी लिख के लाना, यही काम रहेगा कल का। ठीक है। अभी अपघर्षण का मतलब हो गया सन्निघर्षण। सन्निघर्षण का हाँ दोनों बता दे रहे हैं। देखो सन्निघर्षण पहले देख लेते हैं। सन्निघर्षण का मतलब ये हो गया कि नदी के साथ छोटे छोटे टुकड़े चलते रहते हैं, नदी की धारा में बहते रहते हैं,
और वह आपस में रगड़ खाते हैं, और रगड़ खा के टूट टूट के छोटे छोटे कणों में बिखर जाएंगे कि नहीं। इसी क्रिया को अगर आपस में टकराएंगे उसमें चलने वाले छोटे छोटे कण तो सन्नी घर्षण कहेंगे। अगर वही छोटे कण इसकी सतह को टकराएंगे तो अपघर्षण कहेंगे। समझ में आया? आ रहा है समझ में? परिवहन का मतलब क्या है? उसी छोटे छोटे कणों को ढोकर ले जाना और ले जाकर कहीं पे जमा कर देना, तो उसी को क्या कहते हैं? निक्षेपण। ठीक है। अब देखिए ये समुद्र तल है, ये आधार तल क्या होता है? अब देखो जैसे कोई पर्वत है, मान लीजिए ये कोई पर्वत है, इसको नदी काट रही है, कहाँ तक काटेगी? तो जो जहाँ तक काटेगी वही उसका आधार तल है। ठीक है। और आधार तल क्या होगा? समुद्र का तल, क्योंकि नदी का पानी अंतिम में जाके समुद्र में मिलेगा कि नहीं। अब मान लो ये कोई पर्वत, ये कोई जगह है और समुद्र का तल इतना है, अगर इतना काट दिया जाए तो इस पर नदी बहना बंद हो जाएगी कि नहीं? नदी खत्म हो जाएगी, यानी कि वह नदी इसके बराबर इसके तल को कर दी है, तो अब इसमें कोई कटाव ही नहीं होगा जब नदी नहीं बहेगी। समझ में आ रहा है? नदी क्यों बहती है? ढाल के कारण। और ढाल किसके संदर्भ में? समुद्र तल के। अगर समुद्र तल के संदर्भ में कोई क्षेत्र ऊंचा है तो कटाव होगा, और काटते काटते मान लो एकदम समुद्र तल के बराबर कह दी तो इसका दोनों का सतह बराबर हो गया। और जब सतह बराबर हो गया तो पानी बहेगा? नहीं बहेगा, यानी कि नदी का पानी आगे बढ़ेगा ही नहीं, और जब बढ़ेगा नहीं तो काटेगा किसको? तो वही उसी का समुद्र मतलब आधार तल क्या होता है कि किसी भी ऊंचे स्थल को समुद्र तल के बराबर कर देना, मतलब नदी के संदर्भ में समुद्र तल उसका आधार स्थल होता है। आधार स्थल की परिभाषा ये भी हो सकती है कि अपर्दन का कोई कारक जिस स्तर पर जाकर अपर्दन की क्रिया रुक जाती है, अपर्दन की क्रिया रुक जाती है, उसी को आधार तल कहते हैं। और नदी के संदर्भ में आधार तल क्या होगा? समुद्र तल। समझ में आ रहा है? एक ही पढ़ाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाते, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं? एक बार फिर से देख लो। अपर्दन का एक कारक है नदी। नदी कहाँ पे होगी? उष्णकटिबंधीय आर्द्र क्षेत्र में। आर्द्र का मतलब नमी वाला क्षेत्र, जहाँ वर्षा अधिक होती है। ठीक है। अब इसकी दशाएं क्या हो सकती हैं? यानी कि जो नदी को जल प्राप्त करने की दशाएं हैं वे दशाएं होनी चाहिए। समझ में आया? हिम से पिघला हुआ जल अगर इसको मिल रहा है तो वह दशाएं होंगी। वर्षा से प्राप्त जल है तो भी दशाएं होंगी, मतलब उन दशाओं में होगा वर्षा से जल प्राप्त होना चाहिए, ढाल होना चाहिए, और भी कहीं से सतही जल मिलना चाहिए। ठीक है। अगर ये सारी दशाएं हैं तो वहाँ पे अपर्दन की क्रिया होगी। ठीक है। अब बताओ, कौन बताएगा अपघर्षण क्या होता है? बताओगी? बताओ। चलो तुम बताओ। नदी अपने साथ छोटे छोटे टुकड़ों पर बाहर ले जाती है जो नदी के तल से टकराकर उनके घिसते हैं, उसी क्रिया को अपघर्षण कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, बैठ जाओ। अपघर्षण क्या है? नदी में छोटे छोटे टुकड़े चलते रहते हैं, इन टुकड़ों से नदी के तल में घर्षण होता है तो इसको अपघर्षण कहते हैं। अगर वही टुकड़े छोटे छोटे आपस में टकरा रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? सन्नी घर्षण। ठीक है। और परिवहन क्या होता है? उसी टुकड़ों को महीन महीन कणों को बहाकर ले जाना। ठीक है। और आधार तल क्या है? इसको क्या कहेंगे? इसकी परिभाषा क्या होगी? आधार तल नदी के संदर्भ में समुद्र तल हो गया। आधार तल की परिभाषा क्या होगी? ठीक है। देखिए आधार तल का परिभाषा ये होगा कि अपर्दन के कारक के द्वारा अपर्दन की क्रिया जिस स्तर पर जाकर रुक जाती है उसे उसका आधार तल कहते हैं। ठीक है। और वह नदी के संदर्भ में समुद्र का तल होगा। अब हिमानी के लिए अलग होगा, पवन के लिए अलग होगा कि नहीं? अच्छा बताओ, पवन अपर्दन करना कब बंद कर देगी? मतलब उसको काटे जा रही है, काटे जा रहे, वो गड्ढा भी कर देगा, इतना काटेगा, लेकिन मान लो नीचे जल आ गया, समुद्र जमीन के नीचे पानी है कि नहीं, मान लो भूमिगत जल आ गया तो काटेगा फिर? पानी थोड़ी ना उड़ा के ले जाएगा। समझ में आया? तो पवन का आधार तल क्या हो जाएगा? भूमिगत जल। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए इसमें
इतना लिखने के बाद एक और कॉलम बना लेते हैं, इधर बना दे क्या, ये कॉलम उधर होना चाहिए आखिरी में, हम इधर बना रहे हैं सिर्फ समझने के लिए, ठीक है, फिर बाद में हम सुधार कर देंगे। ये आकृति क्या बनेगी, मतलब ये सारी क्रिया हो रही है, पर्वत पहाड़ से जाकर नदी वहाँ पर पहुँच रही है, तो उससे आकृति क्या बनेगी। पहले देखिए, जब पहाड़ से चलेगी नदी तो पहले बनेगी आई आकार की घाटी, ठीक है, आई आकार की घाटी, फिर वी आकार की घाटी, ठीक है, वी आकार की घाटी बनती है, ये सबसे सामान्य संरचना है, हर जगह दिखाई देती है, वी आकार की घाटी। फिर बनेगा क्या, वो नहीं, कैनियन बनता है, और कैनियन के संदर्भ में एक और होता है, क्या बोलते हैं उसको, गार्ज, गार्ज बनेगा, ठीक है, और कैनियन बनेगा। ये पहाड़ी क्षेत्रों में अभी बन रहा है, ठीक है, इतना ही रहने देते, इतना समझा दे क्या है। देखो, अगर एकदम समानांतर घाटी है, एकदम खड़ी हुई दीवार है, तो इसको हम बोलते हैं आई आकार की घाटी, पहाड़ी क्षेत्रों में बनती है। वी आकार की घाटी, सकरी वी आकार की घाटी ही पहाड़ी क्षेत्रों में बनती है, ठीक है। और गार्ज क्या होता है, वी आकार की घाटी रहेगी लेकिन इसकी गहराई थोड़ी सी अधिक रहेगी, सकरा रहेगा तो उसको बोलेंगे गार्ज। गहरे भी आकार की घाटी को, गहरे सकरे भी आकार की घाटी को गार्ज कहते हैं, और गार्ज की गहराई जब अधिक हो जाएगी तो कैनियन कहते हैं, ठीक है। समझ में आया। क्वेश्चन लिख लें, लिखो क्वेश्चन। नदी, नदी अपर्दन के विशिष्ट क्षेत्र, नदी अपर्दन के विशिष्ट क्षेत्र, कौमा दशाएं तथा अपर्दन प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए, अपर्दन प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों, नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों की विवेचना कीजिए। तो अभी 4 ही स्थलाकृति लिखना, अभी और भी है लेकिन 4 पढ़ाए हैं तो आज 4 ही लिखना है, ठीक है, हो जाएगा। इसको शब्दों में लिखना है, जो जो चीज़ें समझाए हैं कल शब्दों में लिख के ले आना, अगर नहीं होगा तो हम लिख के दिखाएंगे कैसे लिखा जाता है, बता देंगे, ठीक है। चलो अब आज के लिए रहने दो।